अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, ख़त किताबत का जो सिलसिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से शुरू हुआ था, उसमें एक नया और बहुत ही गैर मामूली मोड़ उस वक्त आया जब ना सिर्फ इस्लामाबाद के जजेस बल्कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए। उन खतूत में चंद कैरेक्टरिस्टिक्स मुश्तरका थे, जैसे सब पर डेंजर का साइन बना हुआ था। फिर खतूत में से ऐसा पाउडर निकला था जिससे आँखों और स्किन पर जलन शुरू हो गई थी। CGD की टीम ने सुराग ये लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खतूत रावलपिंडी के जनरल पोस्ट ऑफिस से भेजे गए। फिर भेजने वाले ने ये तमाम खतूत एक पोस्ट बॉक्स के ज़रिए इरसाल किए थे। लेटर बॉक्स की शनाख्त कर ली गई है, लेकिन भेजने वाले की शनाख्त अभी तक मालूम नहीं हो सकी है क्योंकि आसपास के CCTV कैमराज ही ख़राब थे। तो इस मामले का हुकूमत ने नोटिस लिया है, लेकिन सवाल यही है कि ये मामला आखिर किस तरफ जा रहा है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। मौजूद हैं नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब, साकिब बशीर, बहुत ही ज़बरदस्त एनालिस्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, ये ख़त किसने भेजे? ख़त भेजने का मकसद क्या था? ये कोई शरारत है या फिर कोई मुनज़्ज़म साजिश? ये तमाम सवालात तो अपनी जगह खड़े हैं, मगर एक सवाल ये भी है कि क्या इस तरह के खतूत आना, डेंजर के साइन और पाउडर उसके अंदर डला हुआ है, ये अनप्रेसिडेंटेड है? अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जज साहिबान को डराने धमकाने की ज़रूरत आखिर किस को पेश आ रही है। वो कौन, कोई ग्रुप है, कोई बंदा है, कोई इंडिविजुअल है, कोई अपोजिशन का आदमी है, कोई ऐसा आदमी है जिसका नाम लिया गया, कोई ऐसा ग्रुप है जिसका नाम लिया गया जब 6 जजों ने कहा कि जी हमें जो है वो दबाव और मुदाखलत वगैरह। एक तो यानी सबसे पहले उस तरफ ध्यान जाता है। दूसरा ध्यान उस तरफ जाता है कि जब 2 फरीकैन आपस में लड़ रहे हों या हो तो एक तीसरा फरीक जो है वो फ़ायदा भी उठाता है। तो वो जो दुश्मन का दुश्मन है वो भी इस तरह की हरकत कर सकता है। तो कौन कर रहा है इसका तो अभी तक नहीं पता, लेकिन क्यों कर रहा है इसका पता है। अच्छा, और उसके लिए मुझे, आपको और आपके लाखों देखने वालों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं जिसका आपने जिक्र किया ना, उस सफूफ का। मेरे दोस्त हैं एक डॉक्टर हामिद निसार, लाहौर में बड़े जबरदस्त डॉक्टर हैं। अच्छा। उनसे मैंने कहा ये एंथ्रैक्स का तो सुना था कि 9/11 के बाद जो है वो यानी लिफाफों में मिलने शुरू हो गए और उससे कुछ 17-18 लोग हलाक भी हुए, 2-3 सेनेटर भी उसमें जो अमरीकी हैं वो भी हलाक हुए। तो ये क्या बला है, ये आर्सेनिक? तो उन्होंने जो बताया, जो आपके लिए भी हो सकता है कि मालूमात हो, कि ये सल्फर और किसी दूसरी धात का मुरक्कब होता है, अमेलगमेशन। 3 रंगों का होता है, सुरमई, पीला और काला। और इसमें जो सुरमई है ये इंडस्ट्री में काम आता है। असल चीज ये है जो आपने जिल्द की बात की ना, इसमें कैंसर हो सकता है अगर ज्यादा एक्सपोजर मिले, पानी में मिला के पिला दे वगैरह वगैरह। दिल का आर्जा हो सकता है, जिल्द की बीमारियां जिनका आपने जिक्र किया जी। ये जहर नहीं है लेकिन टॉक्सिन है। इसका मतलब ये है कि खतरनाक चीज है। एंथ्रैक्स जितनी खतरनाक चीज नहीं है। तो ये तो हुई डॉक्टर हामिद निसार की जो तहकीक उन्होंने बताई। देखिए, दबाव और दखल अंदाजी से शायद काम नहीं चला होगा, तो फिर इस तरह का खौफ व हिरास भी बीच में आता है। अब मैं तो इस हालत में हुई नहीं कि मैं बता सकूं कि कौन है, ना ही आपको हमारा पैनल बता सकता है, क्योंकि तहकीकात जारी हैं, नादरा लगा हुआ है, CTD है, उसमें बाकी भी इदारे लगे हुए हैं पहुंचने के लिए। अब सवाल यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि क्या वाकईतन अदालत को हदफ बना लिया गया है कि इन जजों को अपनी मर्जी के फैसले नहीं करने देने, या फिर ये है कि कोई तीसरा दुश्मन है जो कि ये चाहता है कि इशारे उस तरफ ही जाएं। लिहाजा हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी हो गया है इस मामले की तह तक पहुंचना और ये देखना कि कौन कर रहा है। इस तरह यह है कि कुछ फ़ज़ा जो है वो ठीक होगी। दबाव और खौफ व हिरास के साथ साथ एक और चीज़ भी है, इस वक्त की आखिरी बात जी। दबाव और खौफ के साथ साथ मेरे नज़दीक एक और चीज़ भी है, और वो है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तवज्जो हटाओ मुहिम शुरू की जाती है। अच्छा। मामलात से तवज्जो हटाने के लिए हमने देखा क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू कर दी। कोई हमारा प्रेसिडेंट जो है वो चला जाता है कौन से मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है नजमुल साकिब साहब? ये आपको राव साहब बताएंगे कि कौन से मामले की, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो रहा है इस यानी इंटरवेंशन का। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि तवज्जो हटाओ मुहिम भी इस खौफ व हरास के माहौल में
या आपका जो दबाव और मदाखलत है उसमें होता है कि ये लोग सारे जो हैं ये जरा थोड़े से इस तरफ होकर सोचें, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। बॉटम लाइन क्या निकली कि ये जो कुछ भी है हालात अच्छी तरफ नहीं जा रहे, और जो कोई भी कर रहा है उसका सामने आना जरूरी है और इसका तदारुक करना, सद्देबाब करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है, राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है कौन से मामलात से ये तवज्जो हटाने की कोशिश है, या फिर ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, और फिर जिस तरह से इस मामले को पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है, ये बड़ा अफसोसनाक है। पीटीआई ये कह रही है कि जी ये हुकूमती साजिश है प्रेशराइज करने की जजेस को, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत से पहलू नजम साकिब साहब ने बयान किए, एक पहलू मैं बयान कर देता हूँ जी। वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस उसको कह सकते हैं आप। 6 जजेस का ख़त आता है, एक हाइप क्रिएट होती है, उदम मच जाता है एकदम से, और बड़े ऊपर नीचे मीटिंग्स होती हैं, चीफ जस्टिस साहब भी मीटिंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, फिर एक बनता है सिंगल जज रिटायर्ड जिलानी साहब का कमीशन बनता है फिर वहाँ से बात रिवर्स होती है, रिवर्स होकर तो सो मोटो का फैसला आ जाता है, उसके बाद ये खत आना शुरू होते हैं। तो बाकी पहलू अपनी जगह पे होंगे यकीनन। मुझे ये लग रहा है कि जो एक जजेस के अंदर अनरेस्ट था, या एक गुस्सा था, या कोई रिजर्वेशंस थी, ये उस पे जल्दी पे तेल का काम करने की कोशिश की गई है ताकि वो और भड़क जाएं। सुप्रीम कोर्ट के हों, भले वो जज खत लिखने वाले हों, बड़े दूसरी अदालतों के हों, उनको ये भेज के, अदरवाइज़ तो मेरा ख्याल है कोई डराने धमकाने की जो बात थी, वो ख़त तो यही था कि हमें डराया धमकाया जा रहा है। अब मज़ीद डराने धमकाने से उसे क्या फ़र्क पड़ जाना है उसको ख़त लिख के, वो तो शिकायत लगा चुके हैं। ठीक है, या कोई और लगाना चाह रहा है, उसको रोकने की बुनियादी तौर पे कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे एक बड़ा हज़रत दाग दहलवी का बड़ा शेर याद आ रहा है, उनकी मशहूर गज़ल गुलाम अली साहब ने गाई है, तुम्हारे ख़त में नया एक सलाम किसका था। वो इससे रेलेवेंट नहीं है, उनका एक और शेर बहुत रेलेवेंट है, लगता 125 साल पहले उनको पता था कि इस किस्म की ख़तों किताबत शायद उस वक्त भी हुई हो। तो उन्होंने कहा था, ख़त में लिखे हुए रंजिश के कलाम आते हैं, ख़त में लिखे हुए रंजिश के कलाम आते हैं, किस क़यामत के ये नामे मेरे नाम आते हैं। तो ये किस क़यामत के जो नामे आ रहे हैं उसका यकीनन कोई ऐसी वजह है। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि हज़रत दाग को 125 साल पहले ही पता चल गया था कि इस किस्म के वाक़यात हुए हैं या होने हैं। तो वो जी एग्जैक्टली ये जो क़यामत के नामे हैं, इनकी मुझे ये लगता है कि जल्दी पे ये तेल डालने का काम हो रहा है। कहा यह जा रहा है, जो हमारे एनालिस्ट हैं बहुत से, वो कह रहे हैं कि जी ये अदलिया एक ऐसी नहज पे पहुँच गई थी कि अब वो पुश बैक कर रही है। तो वो पुश बैक करके क्या कर लेगी? पुश बैक करके क्या कोई रियासत का निज़ाम तब्दील कर लेगी, या कोई नई कोई रवायत कायम कर लेगी? यूनाइटेड तो हो सकते हैं ना खालिद साहब, यूनिटी तो आ सकती है ना, जिस तरह की हमने देखा था कुछ अरसे से कुछ डिविजन्स चल रही थी बीच में, तो चलें इसी बात पे मुत्तहद हो जाएं। यूनिटी कोई जी यूनिटी को इनकलाब लाने के लिए तो नहीं होगी, मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा। कोई इनकलाब नहीं लाना, कोई आपने तोप तलवार नहीं निकाली यूनिटी करके, कोई लश्कर तो नहीं बनाना ना आपने। बुनियादी मसला एक इशू आया है सामने, मैंने पहले भी कहा था, ये इशू विद इन इंस्टीट्यूशन घर के अंदर हल होने वाला था, जिसको पब्लिक किया गया, और उसके ऊपर अब बहुत सारा, मैंने उस वक्त टर्म यूज़ की, शरारती बच्चे खेल रहे हैं, फिर उसमें कोई ख़त लिख के खेल रहा है, कोई उस पर कुछ करके खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी हुकूमत ने उस पर तहकीकात का दे दिया, ख़तों के ऊपर सारा जो सिलसिला है। मसला ये हुआ है हमारे साथ कि तारीख़ के स्टूडेंट के तौर पे पेपर जब देते थे तो उसमें हम लिखते थे जो ज़वाल के तारीख़ी असबाब और फौरी असबाब। तारीख़ी असबाब होते थे जो 100-150 साल से गलतियाँ होती हैं उसके, और फौरी असबाब होते हैं जो इमीडिएटली कुछ चीज़ें जो हो जाती हैं, आप उन गलतियों से सीखते नहीं सारा। तो मुझे लग रहा है हमने 2-3 साल में ना, मुग़लों ने 500 साल में जो तारीख़ी असबाब थे, हमने 200-300 साल में तारीख़ी और फौरी असबाब सारे इकट्ठे कर लिए। हम गलती पे गलती किए जा रहे हैं। अब ये इसको इशू इतना बड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये ब्लो हो चुका है, ठीक है। और उसके ऊपर आज बार काउंसिल का, पाकिस्तान बार काउंसिल का हुआ है इजलास, उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी की हैं, वो साकिब बशीर आपको तफसील शायद दे दे। जी। मुझे उनकी एक बात पे सिर्फ बात करनी है। उन्होंने कहा कि जी ये जजों के दरमियान ना रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। अच्छा भाई, बार काउंसिल साहब, आप तो ढोल बजाया करते थे उस वक्त, जस्टिस जब बंदयाल थे चीफ जस्टिस, उस वक्त आप पूरी ग्रुपिंग का हिस्सा थे, आप ग्रुपिंग बनाने में शामिल थे, और उस वक्त आप ग्लोरीफाई करते थे उन जजेस को जिनकी सपोर्ट आप करते थे। हम ख्याल बेंचेस की टर्मिनोलॉजीज तक आपने इंट्रोड्यूस करवाई। तो आज आपको जज में रिफ्ट याद आ गई है,
उस वक्त भी याद आनी चाहिए। तो अच्छी बात अगर आपको याद आ गई है। तो मसला ये कि इसको वो कहते हैं जूद पेशेबा का पेशेबा होना, ये बार काउंसिल को अब ये जो सूझ रही है, ये अगर पहले सूझती तो ये मामला बहुत से टाइमली कंट्रोल हो जाते। ये शिकायत भी कर रहे थे ना कि जब मैं आया था मैंने बातें बताई थी, मैंने बताया था कि मुझ पे प्रेशर है, तब कोई जज मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ और आज सबको याद आ रहा है। जी एग्जैक्टली, हर कोई अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस, यही बात करो, हर कोई अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए इशू को यूज़ करता है, उसके बाद भूल जाता है। जब पता चलता है, जब उनके अपने मुंह पे आके लगती है। अब ये ख़त ही देख ले, ख़त काजी फायज़ साहब कितने ख़त लिखा करते थे अपने चीफ जस्टिस को, अब उनको ख़त आने शुरू हुए हैं। चीफ जस्टिस पेशावर का आ गया अब ख़त उसको, जो उन्होंने कहा कि प्रमोशन का इशू है, वो एक बड़ा सेंसिटिव इशू, किसी वक्त हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन एक बुनियादी बात मैं कर दूं कि जिस तरह सीनियरिटी प्रिंसिपल तय किया गया था चीफ जस्टिस के लिए, इसी तरह मेरा ख्याल है ये भी तय हो जाना चाहिए कि जब कोई वैकेंसी क्रिएट होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर, वो कितने दिनों में फिल होनी चाहिए। ये इंतजार नहीं करना चाहिए मेरा फेवरेट जज जब होगा उस पोजीशन पे तो फिर मैं इजलास बुलाऊंगा और भर्ती करूंगा। इस किस्म के एतराज़ात फिर नहीं होंगे जैसे अब हो रहे हैं। जी बिल्कुल जी, मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए हर इदारे में ही। साकिब आप बताइएगा, एक तो ये बार काउंसिल के इजलास में क्या फ़ैसले हुए हैं, और दूसरा ये कि जो अब तक तहकीकात हुई हैं इन खतूत के ऊपर, इनके अंदर पाए जाने वाले केमिकल के ऊपर, जो कंटेंट है इसका उसके ऊपर, तो फाइंडिंग्स क्या अब तक आई हैं सामने? एक तो अब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को ये खतूत मिल चुके हैं। पिछले 2-3 रोज़ से ये खतूत आ रहे हैं, आज भी कुछ खतूत आई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं अली बाकर नजफी, उनको भी आज एक खत आज आया है। अच्छा। जो तकरीबन 5-6 लाहौर हाई कोर्ट के हैं, 10 सुप्रीम कोर्ट के, 8 जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जजेस हैं। तो ओवरऑल ये 22-23 जो है वो जजेस बनते हैं जिनको ये खतूत मौसूल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मुनज़्ज़म तौर पे ये काम हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक रफली कोई बंदा उठता है शहर से, इधर से कोई पिंडी से, इस्लामाबाद से, एक शहर से, और उसको अचानक कोई चीज़ याद आती है और वो खतूत भेजता है कि ठीक है ख़त लिखा, कोई चीज़ डाली और भेज दिया। ऐसा नहीं है, ये मुनज़्ज़म तरीके से एक काम हो रहा है और इसको अब जो है वो तहकीकात करके जो है वो इनका पता लगाना जो है बहुत ज़रूरी है। आपने बात की पाकिस्तान बार काउंसिल की, पाकिस्तान बार काउंसिल का जो रोल है उसको अगर थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, माजी में जो किरदार था PDM की हुकूमत में, तो क्योंकि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं उनका ग्रुप जीता हुआ है, पाकिस्तान बार काउंसिल में भी मेजॉरिटी उनकी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी जो बॉडी है उनकी मेजॉरिटी है। तो PDM की हुकूमत के वक्त जो है वो फौरी तौर पर प्रेस रिलीजेस भी आ जाती थी, इस तरह की सारी चीज़ें हो जाती थी और फुल फ्लैज जो है वो सपोर्ट होती थी और ऐसे लगता था जैसे बार और जो मुस्लिम लीग नून या PDM है उनका बयानिया एक है। तो अब जो है वो अब भी वो एक ही लग रहा है। लेकिन इसमें हुआ ये है कि 26 मार्च को ये ख़त आते हैं और आज 5 अप्रैल को उस ख़त पर पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास हुआ है। तो ये पाकिस्तान बार काउंसिल, इसके अलावा जो 6 जजेस हैं जिन्होंने ख़त लिखा था उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम जो सोशल मीडिया पे जारी है, उनको 1 by 1 करके टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। माजी में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जब भी इस किस्म की प्रेस रिलीज जारी करती थी या इस किस्म की, तो वो उन जजेस के हवाले से ख़ास तौर पर जिक्र करती थी। आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र किया, लेकिन उनके हवाले से कोई बात नहीं की। अभी रिसेंटली जब बल्ले के निशान का केस का फैसला आया था तो उसके बाद जो एक डिबेट जनरेट हुई थी सोशल मीडिया पर, तो उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक तो जो वो मुहिम थी या जो भी उसको कहें उसकी मजम्मत की थी और फिर ये कहा था कि तहकीकात करके इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। लेकिन अब की बार वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई। अगरचे जो 6 जजेस थे उन्होंने जो तरीकाकार अपनाया है वो कहीं पे भी अनफेयर नहीं है, वो बड़ा एक स्मूथ तरीकाकार है और एक दिन का वो मामला भी नहीं है, 1 साल पर मुहित वो इवेंट्स हैं। उसके बाद उन्होंने अपना चीफ जस्टिस से उन्होंने उसके हवाले से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसके बाद वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंचे। अब जो ये वाक़यात हो रहे हैं, ये जो खतूत आ रहे हैं जिसमें ख़तरनाक किस्म के ये खतूत हैं, इनमें अब तक के तकरीबन 23-24 खतूत में से 1 या 2 खतूत जो है वो शुरू के वो खोले गए थे क्योंकि शुरू में पता नहीं था और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस हैं, उन जजेस के स्टाफ ने ये खतूत जो है वो खोले थे और जो जैसे ये खोला गया और उसका जो पाउडर था उसकी स्मेल बहुत जो है वो बहुत ज़्यादा थी और उस वजह से वो जो स्टाफ था जिस कमरे में वो बैठे हुए थे तो फौरी तौर पे वो बाहर चले गए। उनको थोड़ा सा स्किन का प्रॉब्लम भी हुआ और आंखों में जो है वो पानी आने लगा। तो इसका जो असर था इनिशियली वो था
फिर माहिरीन वगैरह आ गए, उन्होंने जो है वो उसका सारे उसको कलेक्ट कर लिया, उसको अपने पास ले गए, उसके बाद उसका जायज़ा जो है वो लिया जा रहा है। उसका बहुत ज़्यादा कोई नुकसान एज सच तो नहीं हुआ, लेकिन शुरू में वो वहाँ पे खुले थे। अब तक की जो इस्लामाबाद की तहकीकात और लाहौर की जो तहकीकात बता रही हैं, एक तो उन्होंने इस हद तक तो ये उन्होंने पता लगा लिया कि ये पाउडर है क्या। बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है जिस तरह एंथ्राक्स वगैरह था, लेकिन एक खतरा इसमें मौजूद है। अब इसके पीछे कौन है? पिंडी का जो पोस्ट ऑफिस है उसका जो जायज़ा लिया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेजेस, लाहौर के जो पोस्ट ऑफिस है उसकी सीसीटीवी फुटेजेस ली गई हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा लिंक नहीं मिला। अच्छा। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, ये एक ब्लाइंड किस्म का बज़ाहिर केस जो है वो लग रहा है। माजी में हमने देखा कि कसूर में एक वाक़या हुआ था, तो कसूर में जो कल्प्रिट था उसको पकड़ना था पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने, और पूरी जो कौम है उसकी तरफ देख रही थी। बड़ा खौफनाक किस्म का वाक़या हुआ था जो ज्यादती का। तो उसमें कई हज़ार जो है लोगों के जो टेस्ट हुए थे, उस टेस्ट में फिर पुलिस जो है वो एक बंदे को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हुई थी और उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हुई, सजा हो गई। तो अब भी मेरा ख्याल है अगर तो ओपन केस हो फिर तो कोई मसला नहीं होता। इस किस्म के जो केसेस होते हैं, असल इम्तिहान तहकीकाती इदारों का इस किस्म के केसेस में होता है कि जिसमें कोई क्लू नहीं है उनके पास, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने कोई सीसीटीवी फुटेजेस और उससे लेकर कलेक्ट करना है। तो अब एक सिर्फ आखिरी बात कि ये थ्रेट है जुडिशरी के लिए, इसको आइडेंटिफाई करके जो लॉजिकल एंड तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है और उम्मीद है कि शफाफियत के साथ इस मामले की तहकीकात होगी और जो भी जिम्मेदारान हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद के बाद सियासत में एक नई हलचल देखने में आएगी। मुख्तलिफ जमातों ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, जिनमें जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ शामिल है। अब इन एहतजाज के ज़रिए अपोजिशन हासिल क्या करना चाहती है? हुकूमत जो कि महंगाई, दहशतगर्दी और मुआशी मसाइल में घिरी हुई है, ये एहतजाजी तहरीक हुकूमत के मसाइल में कितना इजाफा कर सकती है? इसी पर बात कर लेते हैं सेगमेंट में। राव खालिद साहब, क्या लगता है आपको, क्या मकासद हैं इस वक्त अपोजिशन के इस एहतजाज के पीछे और हुकूमत के लिए कितना टफ टाइम आने वाला है? देखिए, हुकूमत का तो टफ टाइम रहता ही है। वो अपने आप को बड़े मज़े में समझ रहे होते हैं, लेकिन हमेशा ही होता है, उनका पता भी नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं। मुल्क के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, वो ज़्यादा कंसर्न की बात है। और जिस किस्म की सूरत हाल में हम हैं, माशी तो ख़ास तौर पे हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं जो हमारी माशी सूरत हाल है, और अब तो जो सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से भी बड़े सीरियस कंसर्न्स आ रहे हैं। तो वो उसमें यकीनन इसका नुकसान होगा। तो ये अपोजिशन की तहरीक अगर ज़ोर पकड़ रही है तो उसकी वजूहात भी हमें जाननी चाहिए, क्यों पकड़ रही है। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल से एक जमात निशाना है, उसके जिस तरह से भी हुआ उसको, उसके लोग छोड़ के चले गए पहले कुछ, उसके बाद उसको इलेक्शन में जिस तरह से डाउन साइज किया गया, बल्ले का निशान ले लिया गया, सारा कुछ उसके साथ जो होता रहा। तो उसके पास ऑप्शन जो नज़र आई उनको, वो इलेक्शन थे 8 फरवरी के, जो उन्होंने कहा कि हम बेहतर परफॉर्म करेंगे तो हम अपनी रिवाइवल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से हम वापस आ सकते हैं। एक पुरअमन पीसफुल तरीका था उसका, और उसमें वो अपने तय कामयाब हुए। लेकिन 9 फरवरी के रिजल्ट्स ने उनकी उस कामयाबी को भी किसी हद तक नाकामी में बदल दिया। लेकिन उसके नकूश बहुत गहरे सोसाइटी के अंदर वो छोड़ गई है सारा वो इवेंट जो था। अच्छा, अब भी लग ये रहा है कि उनको ये लगता है कि हुकूमत या रियासत की तरफ से उनको कोई रिलीफ मिलने का इम्कान एज सच नहीं है। हमने देखा हाल ही में सेनेट के इलेक्शन थे, केपी में नहीं हुए, मखसूस सीटों का हम देख लें उस तरह से। तो दिन पर दिन जो चीज़ें हो रही हैं उससे लग ये रहा है कि वो उनकी मायूसी फिर बढ़नी शुरू हो गई है। वो समझ रहे हैं कि कोई हल जो एक नॉर्मल वे है, लीगल वे है, या जमहूरी तरीका है, या कानूनी एहतजाज जो है, ये रोज़ पुरअमन रैली निकाल के शायद वो उससे वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते, या जो वो उनका किरदार है वो भरपूर तरीके से जो अदा करना चाहते हैं पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, वो उनको रोका जा रहा है उससे हर सतह के ऊपर। तो मेरा ख्याल है इसके नतीजे में एक ऑब्वियस ही बात है कि वो फिर तहरीक की बात करेंगे। शायद अभी थ्रेट हो, ये सीरियस ना हो,
लेकिन कम से कम वो कन्वे करना चाह रहे हैं कि जी अगर मामला ठीक नहीं होते तो फिर हमारे पास ऑप्शन यही रह जाती है कि हम एक तहरीक चलाएं। और ईद के बाद उन्होंने अपनी तैयारियां और अलायंस बनाना शुरू कर दिया, तैयारियां उन्होंने करनी शुरू कर दी हैं। और उसका नतीजा क्या होगा? यकीनन वही होगा जो मैं अभी बात की है, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा आपके मुल्क में। सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा तो उसके बाद फिर यकीनन हम तवक्को कर रहे थे इलेक्शन के बाद मामला ठीक होंगे, सियासी इस्तेहकाम आएगा, फिर इकॉनमी के हवाले से हम परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें 1-2 साल में ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो उसमें ना आपको इन्वेस्टमेंट उस तरह से आ सकती है, ज़ाहिर है कौन रिस्क लेगा ऐसी सूरत हाल में। आप खुद जो इक़दाम करना चाहते हैं बेहतर करने के लिए, गवर्नमेंट करना चाहती है, रियासत करना चाहती है, वो भी उस तरह से इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाएगी। और ख़ास तौर पे महंगाई और बाकी चीज़ें जिस तरह से उसको मल्टीप्लाई कर रही है। ये बातें अपनी जगह पे कि जी अगले साल इतनी हो जाएगी महंगाई कम और फलां ब्लूमबर्ग ने लिख दिया, फलां ने कर दिया। ग्राउंड पे आप अगर रियलिटी चेक करें, जी आप ग्राउंड पे रियलिटी चेक करें तो आपको अंदाज़ा होता है रमज़ान शरीफ में तो वैसे ही बढ़ जाती है, लेकिन अदरवाइज़ भी कोई सफ़ेद पोश आदमी जो है ना वो कह ले के सुकून से अपना महीना नहीं चला पा रहा। बड़ी मुश्किल से लोगों के ऐसे यानी मामलात हैं, अल्लाह ताला पर्दे रखे सबके। लेकिन यह कि और दूसरी बात यह है कि सियासी तौर पे कोई इंगेज करने की भी कोशिश नहीं हो रही। और उसमें आप हमें लगा CM KP आए थे चीफ प्राइम मिनिस्टर के पास, शायद कोई एंगेजमेंट होगी, लेकिन लग रहा है अब गवर्नर राज की बातें शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब पॉलिटिकली भी एंगेज नहीं करना चाहते। तो न जाए मानदंड न पाए रफ्तार, तो फिर क्या होगा? अपोजिशन तहरीक नहीं चलाएगी तो क्या करेगी? आप क्या देख रहे हैं ईद के बाद का सियासी पेश मंजर, और ये जो इंगेज करने की बात की राव खालिद साहब ने, क्यों हुकूमत कोशिश नहीं कर रही अपोजिशन को इंगेज करने की? कैसे करे भाई? देखिए, एंगेज करने का मतलब है आपने डिस्कशन करनी है, डायलॉग करनी है। तो वो जो हजरत जेल में बैठे हुए हैं वो तो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, दो सूरत हाल में ये सिचुएशन PTI या अपोजिशन के हक में जा सकती है। पहली ये है कि आप फैसला कर ले कि मज़ाहमत करनी है, ठीक है। और चाहे वो पार्लियामेंट हो, नेशनल असम्बली, सेनेट, एहतजाज, सड़कें वगैरह, सोशल मीडिया, मज़ाहमत, जिसका कि नतीजा ज़ीरो निकलेगा। दूसरा ये है कि आप मफाहमत की तरफ आइए, मसालिहत की तरफ आइए, और उसके लिए डायलॉग करना पड़ेगा। और उसमें वो है ही नहीं, वो यानी उस तरफ से बिल्कुल खामोशी है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। यहाँ तक कि देखिए, अगर आपने अपोजिशन भी करनी है ना, बिल्कुल है ही नहीं। वो तो जब वो हुकूमत में थे उस वक्त भी नहीं थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम ये कहें कि जी वो मान जाएं, जी अगर वो मान जाते हैं कि चले हम मसालिहत की तरफ आते हैं, तो शायद कोई खिड़की खुले और रास्ता निकले। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है? अच्छा, उसमें हम अवाम जो हैं वो सारे, मैं और हम सब जो हैं, वो सिर्फ ये माजरा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, ये कहना कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो नहीं आया, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ है मेरी इसमें राय। अगर आप KP में हुकूमत बना लेते हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सियासी इस्तेहकाम की तरफ हम नहीं जा रहे? बाकी आपने अपोजिशन करनी है। एक होती है अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, कि आपने अपोजिशन करनी है इसलिए कि अपोजिशन में है। दूसरी होती है अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट और फॉर द सेक ऑफ चेंज। अच्छा, उसकी तरफ आने के लिए थोड़ा सा ठंडे दिमाग से देखना है। और सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने अंदर के खलफशार को दूर करना है। आप 5-5 तो फोकल पर्सन्स बना रहे हैं। ये तो इस तरह से जिस तरह के वॉशिंगटन में कोई हुकूमत बन रही है, कांग्रेस जो है नियाज़ी का नाम शामिल नहीं। जी बिल्कुल, एक फोकल पर्सन होता है, एक स्पोक्स पर्सन होता है, जिसको कि आप तफवीज़ करते हैं कि भाई ये मेरे हक पे जाके, मैं चूंकि बाहर नहीं हूं, जेल में हूं, ये बयान दे दो। 5-5 आप कर रहे हैं। फिर जो आपकी अपनी पार्टी यानी PTI में जो आपके वकला हैं, वो यानी दस्तों गिरेबान हैं उन लोगों के जो कि सियासत में थे और PTI में अभी भी मौजूद हैं। आपके वो सारे लोग, वो जो आपके साथ थे, जिनको आपने कहा जी कि 100 दिन में हम ये कर देंगे, उनमें से तो एक नज़र भी नहीं आ रहा। अभी शिबली फराज साहब कहीं से वापस आ गए हैं, उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो सबसे पहले आपने अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना है। और उसके साथ साथ दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके साथ मौलाना मिलते हैं या जमात इस्लामी में यानी मिलती है, आपको चाहिए, अगर आपने वाकई एहतजाज करना है, ईद के बाद आपने को शुरू करना है, तो सड़कों पे अगर आना है तो वो तो फिर ये लोग हैं जो सड़कों पे आते हैं, और वो आप यानी उनसे भी बात करने को तैयार नहीं है।
सोशल मीडिया पे जो मर्जी कर लें आप, हुकूमत बन गई, वजीर आजम बन गया, सदर पाकिस्तान बराजमान हो गए प्रेसिडेंसी में, सेनेट के इलेक्शन हो गए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, और अगर आप असेंबली में एहतजाज करेंगे तो स्पीकर साहब कॉल ऑफ कर देंगे कि भाई आप लोग शोर मचा रहे हैं, मीटिंग बर्खास्त। अब सड़कों पे आएंगे, जाहिर है हुकूमत जो है वो तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करेगी, वो तो मज़ाहमत नहीं करने देगी, तो फिर होगा क्या? तो बॉटम लाइन ये निकली रामीन कि आपने जो बुनियादी फैसला करना है वो ये है कि मज़ाहमत करके बिल्कुल जीरो रिजल्ट लेना है या मसालहत करके कोई अपनी पार्टी के लिए अपने लीडर के बाहर आने का कोई सिलसिला निकालना है। ये चीज का फैसला जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। साकिब, पीटीआई में कोई है जो मुफाहिमत या मसालियत की भी बात कर रहा हो? और एक मुजाहिमत तो हमें सड़कों पर चले नजर आएगी, लेकिन जो एक मुजाहिमत हमें इस वक्त नजर आ रही है पीटीआई के अपने अंदर, सियासतदान वर्सेस वकला, ये क्या मामला है और उसको हल करने के लिए कोई बैठा है बीच में? जी, ये वकला, ये सबसे पहले तो हमें उस वक़्त नज़र आए जब ये 9 मई का इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद पीटीआई की जो टॉप की लीडरशिप थी, सेकंड टियर, थर्ड, सब जो है वो रिपोश हो गए। मंजर यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ इमरान खान साहब थे, वो अदालतों में पेश हो रहे थे, और फिर उनके साथ वकला आना जो है वो शुरू हुए। अब मई गुजरा, फिर जून, फिर ऑनवर्ड आप ये देख लें 8 फरवरी तक। 8 फरवरी से पहले भी जब इलेक्शन अभी हो रहे थे, तो उस दौरान भी जिन जिन जो पीटीआई की लीडरशिप थी, खैबर पख्तूनख्वा की इवन, तो वो बिल्कुल सामने नहीं आए, वो पीछे रह के उन्होंने कागजात नामजदगी मंजूर करवाए और उसके बाद इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन वो जीत गए। वो हवा बनी हुई थी, उसमें वो इलेक्शन जो है वो जीत गए। लेकिन जो ग्राउंड पे मौजूद थे, बैरिस्टर गोहर हैं, बैरिस्टर अली जफ़र हैं, सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत, शोएब शाहीन, अली बुखारी, ये सारे जो है वो वकला ही थे। लाहौर से लेकर कराची तक जो है वो हर जगह पे वकला नज़र आते थे। तो ये अब मसला ये बना है कि पिछले तकरीबन 8-9 माह वो वकला जो है वो क्योंकि पहले वकील थे, फिर सियासत कर करके तो उनको भी वो अब नशा ही कहेंगे कि वो चढ़ गया है, और उनमें से बहुत सारे एमएनएज भी बन चुके हैं। अब जब 8 फरवरी के बाद हालात जो है वो अपनी दोबारा जो है वो खुलना शुरू हुए, ख़ास तौर पर देखें आपके शिबली फराज रिपोर्ट थे, वो सामने आ गए। आज वो मुख्तलिफ जगहों पे ज़मानतें करवा रहे हैं। उमर अयूब रिपोर्ट थे जो सेक्रेटरी जनरल थे, वो सामने आ गए। आज़म सवाती थे, वो आ गए। पंजाब के जो सदर हैं पीटीआई के, वो सामने आ चुके हैं पेशावर में। तो अब मेन जो उनका बंदा है वो एक इमरात सईद जो है वो रिपोर्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि हालात कुछ बेहतरी की तरफ मुझे ऐसे लगता है जा रहे हैं, जैसे ये लोग सामने आए हैं, इनकी जमानतें हुई हैं, इनकी गिरफ्तारियां फिर नहीं हुई। माजी में इस तरह नहीं होता था, मतलब 8 फरवरी से पहले इस तरह जो रिपोर्ट हुआ, बेशक जमानत कराई, दूसरे में गिरफ्तारी हो जाती थी। तो अब पिछले तकरीबन 1.5 माह से ये चल ये जो है इनके अंदर चपकलेस चल रही थी कि जो अडयाला जेल है वहाँ तक इनकी दस्तरस नहीं थी, वहाँ इनकी जा नहीं पा रहे थे। तो 2 दिन पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसमें उमर अयूब और शिबली फराज, बाकी 3 तो वकला ही हैं, बैरिस्टर अली जफ़र हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, वो इंतज़ार पंजोता है। इन 2 जो पोलिटिकल लोग हैं ये इन हुए हैं। अब मेरा ये ख्याल है कि अब वकला से मामला जो है वो पॉलिटिकल लोगों के हाथ में आएंगे, दोबारा से आएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने इनको, एक तो इनकी मुलाकात शिबली फराज साहब की पहली मुलाकात हुई है जो काफ़ी अरसे से पीछे रह के सारे मामला देख रहे थे। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी मुलाकात हुई है कल। अब वो फोकल पर्सन है, कौन मिलेगा उनसे जाकर, क्या क्या डिस्कशंस होनी है, क्या पॉलिसी बननी है। अब ऐसे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो जो सियासी रहनुमा हैं पीटीआई के, वो दोबारा से अपने हाथ में ले रहे हैं। लेकिन इनके अंदर एक चपकलश का माहौल जो है वो जारी है, इख्तलाफात हैं, पब्लिकली ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि बैरिस्टर गौहर कोई और बात कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत कोई और बात कर रहे हैं, फिर हामिद खान साहब के खिलाफ, फिर अलीमा खान के खिलाफ, मतलब एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली भी आकर जो है वो कहीं ना कहीं बातें जो है वो होती हैं। तो इससे ओवरऑल पार्टी तो कमज़ोर हुई है, लेकिन इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो उन्होंने जिस वक्त कोई नहीं था तो उन्होंने कहा जितने वकील हैं वो आए, उनको स्पेस दी, उनके कुछ एमएनएस भी बन गए। उसका उनको फायदा ये हुआ कि पिछले 8 माह जब कोई भी सियासी वर्कर उनका जो है वो फील्ड में काम नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने इन वकला से काम लिया है और अब दोबारा से पार्टी जो है वो उनकी तरफ जो है वो सियासी रहनुमाओं की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि ये अब पीटीआई जो है वो दोबारा से
इन हो रही है। जो सियासत है और जो ईद के बाद का उनका जो प्लान है, वो भी बड़ा अहम लग रहा है। ये बैलेंस मेंटेन करने में पार्टी सक्सेसफुल होता है और ये जिस तरह की मिसमैनेजमेंट इस वक्त नजर आ रही है वो आगे जाके ना हो। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बरतानिया अखबार गार्डियन ने इंकशाफ किया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवाया। पाकिस्तान में कार्रवाइयों में भारतीय इंटेलिजेंस के स्लीपर सेल्स मुलविस हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि मगरबी ममालिक में भारतीय ऑपरेशंस में खालिस्तान तहरीक सिख अलहदगी पसंदों को भी निशाना बनाया गया। फिर रिपोर्ट ये भी बता रही है कि भारतीय इंटेलिजेंस अफसरान ये बताते हैं कि भारत की बैरून मुल्क तवज्जो का जो रुझान है वो 2019 से पुलवामा हमले से शुरू हुआ। भारतीय इंटेलिजेंस ने इजरायली और रूसी खुफिया एजेंसी से मुतासिर होकर बैरून मुल्क कार्रवाइयाँ की हैं। नजमुल साकिब साहब, सवाल यही है कि जब अक्रॉस द बॉर्डर दहशत गर्दी के भारत के ख़िलाफ़ इतने वाज़ेह सबूत आ चुके हैं, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई थी, तो फिर क्या वजह है कि भारत को कोई रोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं? इसके लिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमें हैरानी किस चीज़ पे है। क्या इस चीज़ पे हैरानी है कि बीजेपी, उसकी हिंदुत्व और उसके बाद आरएसएस की जो उनकी पॉलिसीज़ हैं कि सुंजियाँ हो जन गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदू रहेगा, क्या इसका हमें नहीं पता? क्या हमें ये नहीं पता कि हरदीप सिंह निज्जर जो है वो किस तरह ऑटोवा में वो यानी ये रॉ जो है वो करती है, यानी एक्शन करती है, और उनकी एम्बेसी वहाँ पे जो उनका हाई कमीशन है वो उसको करता है पूरी उसकी जो। क्या हमें नहीं पता कि यूएसए से फौरी तौर पे आई थी किसी पुन्नू नाम के आदमी की और उसको उन्होंने फोर्स स्टॉल किया? क्या हमें नहीं पता कि सार्क का ये जो सारा रीजन है इंक्लूडिंग माई कंट्री पाकिस्तान, उसमें हिंदुस्तान ने जब चाहा, जब दिल चाहा, उसने ये यानी कार्रवाइयाँ की, यानी दहशतगर्दी की और स्कॉट फ्री हुआ। पाकिस्तान ने तो अगर आप देखें तो फॉरेन ऑफिस ने और उसके बाद जो ISPR है, इन्होंने बाकायदा डोजियर बनाए टेलीफोन नंबरों के साथ, कितने पैसे कहाँ से हुआ, क्या किस तरीके से ये लोग करते हैं, ये सब कुछ जो है ये हो चुका है। हैरानी इस बात की नहीं है, हैरानी इस बात की है कि एक तरफ जयशंकर साहब कहते हैं जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं कि जी P5 के यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनेंगे, और दूसरी तरफ उन पे 5 आइज जो हैं जी, या दुनिया भर की जो नजरें हैं वो कह रही हैं कि भाई आप तो यानी दहशतगर्द हैं। अब ये देखना, ये एक लंबी बात है कि जी वो बन सकेंगे कि नहीं बन सकेंगे। सिर्फ एक फिक्रे में बताऊंगा, नहीं बन सकेंगे और उसकी कुछ वजूहात हैं। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी की इंडिया ज़रूरत है, इंडिया की ज़रूरत है उसको। वो यहाँ पे इस इलाके में वो उनका यानी पुलिसमैन है, चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी है, साउथ चाइना सी की जो ट्रेड रूट्स वगैरह ये वो, उसमें इंडिया की ज़रूरत है। यही वजह है कि फैटफ की नज़र नहीं पड़ती इस पे, यही वजह है कि IMF की नज़र नहीं इस पे पड़ती, यही वजह है कि यूनाइटेड स्टेट्स की यानी वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, इसलिए कि उनकी वो ज़रूरियात इंडिया पूरी कर रहा है। फिर ऊपर से इलेक्शन ईयर है, उन्होंने इलेक्शन जीतना भी है। मेरे इस वक्त की आखिरी बात, आप अपने मुल्क में अपोजिशन के अकाउंट्स फ्रीज कर रहे हैं, आपने वहाँ पे 1-2 चीफ मिनिस्टर्स को भी बिला वजह अपने जेल में डाल दिया कि वो ऐसे खामखा बातें कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में आके, कनाडा में जाके, अमेरिका में जाके आप इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इसकी आपको इजाज़त नहीं है। और ये जो आप जूतों समेत घुस रहे हैं ना हमारी आंखों में, इसको ज़रा ध्यान से देखें, क्योंकि खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। वाह, बड़ी अच्छी आपने बात की। राव खालिद साहब, ये जो नजमुल साकिब ने एक जुमला कहा है कि दूसरे ममालिक को क्योंकि इंडिया की ज़रूरत है इसलिए, तो मेरा तो सवाल यहाँ पर ये कि क्या इसका मतलब ये है कि आप एक इकोनॉमिक पावर बन जाएं, इकोनॉमिक जाइंट बन जाएं, और फिर आपके पास एक लाइसेंस आ जाता है कि फिर आप जहाँ मर्ज़ी कत्ल व गारत करें, जहाँ मर्ज़ी आप दहशतगर्दी करें और कोई आपको नहीं पूछेगा क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है? जी, ये बिल्कुल साबित है सारे अब तक के एक्ट से, वो विद इम्प्यूनिटी कर रहा है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसलिए हमारे लिए लेसन क्या है कि आप अगर आपके साथ लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ जाएं इंटरनेशनल कम्युनिटी के,
तो फिर आप जो मर्जी करते फिरें, आप जहाँ मर्जी धमाले डालें, जहाँ के कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो फिर ये ह्यूमन लॉज, ये ह्यूमन राइट्स के मसाइल, ह्यूमन राइट्स कमीशन, फिर ये सब ऐसी हवाई बातें हैं फिर, यानी कमज़ोर मुल्कों के लिए। जी हम देख रहे हैं, कश्मीर से लेके फ़लस्तीन तक हम देख रहे हैं सारा कुछ। ये ह्यूमन जो राइट्स हैं और लॉज हैं और सारे जितने भी हैं वो हम एक एक दुनिया के कई खित्तों में हम देख चुके हैं किस किस्म के ह्यूमन राइट्स एप्लीकेबल होते हैं और किस तरह से होते हैं। तो वो तो कोई मसला ही नहीं उनके लिए। अब यदि इतना बड़ा काम ट्रांसनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व है, वेस्टर्न पावर्स, वो 5 आइज़ की बात की, उनके लोग बता रहे हैं कि आप इन्वॉल्व हैं, ये आपने किया, या आप धमकियां दे रहे हैं अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर उसकी आ गई है। हमारे जो हुआ था परमजीत सिंह पनवाड़ यहाँ पे हुआ था, फिर अभी कराची 20 के करीब पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की वारदातें आपको मिलती हैं। कुलभूषण यादव आपके पास है, आपके पास आपने डोजियर पूरा बनाया किस तरह से वो एक्ट करते हैं, उसका क्या नतीजा निकला। मसला ये अमेरिका हो, कतर से उनके कितने लोग नेवी के पकड़े गए हैं, सारा स्पाइंग करते हुए और बाकी करते, मशरक़ वस्ता के अंदर प्लानिंग करते हुए सारे वो पकड़े गए हैं। फिर हमने वो इन्फो लैब देखी किस तरह से वो ऑपरेट कर रहे थे और वेस्ट को और सबको गुमराह कर रहे थे, तो लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उसका बुनियादी बात ही यही है, जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हों किसी मुल्क के साथ, और उसके बाद कंटेन चाइना, जैसे नजमुल साहब ने कंटेन चाइना पॉलिसी में भी आपको हो कि आप मदद करेंगे, अगरचे भारत नहीं करेगा, ये रेस्ट अश्योर। अमेरिका को भी पता है कि भारत उस तरह से मदद नहीं करेगा, वो अपनी मर्ज़ी से चलेगा, लेकिन स्टिल वो एक होप है, तो उसमें वो आप फिर इसी तरह करेंगे। तो अजीत दोवल ने 8 साल पहले अपनी पॉलिसी दे दी थी कि उन्होंने क्या कुछ करना है, खित्ते में किस तरह करना है। उनकी एक वीडियो लीक हुई थी जो रॉ के अपने एजेंटों को खिताब कर रहे थे वो। अच्छा। उसमें पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बातें की है वो हमारे लिए काफ़ी आई ओपनर है। हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, और अपना केस ज़्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश करने की ज़रूरत है गार्डियन की स्टोरी के बाद। सही बात है साकिब, ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि 20 अफराद 2020 से अब तक कत्ल किए जा चुके हैं पाकिस्तान के अंदर घुसकर रॉक की जानिब से। तो पाकिस्तान को किस किस्म का किरदार अदा करने की ज़रूरत है, या अभी तक किस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं, स्ट्रैटेजी क्या नज़र आ रही है? एक तो ऐसी जो स्टोरी आई है गार्जियन की, इससे जो भारत का चेहरा है वो तो आश्कार हुआ है। अमेरिका से लेकर कनाडा तक वो भी उनके हवाले से ये बात करते रहे हैं। अब पाकिस्तान में इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो की गई, जो बड़ी स्टोरी आई है, वो भारत का चेहरा तो आश्कार हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो दूसरे ममालिक में इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो है वो कर रहा है। कुलभूषण यादव का केस जो है वो हमारे सामने है। आज भी कुलभूषण यादव पाकिस्तान के पास है और उसने पाकिस्तान में पूरा एक दहशतगर्दी का नेटवर्क था, बलूचिस्तान से जो ऑपरेट हो रहा था उसको यहाँ पर पकड़ा हुआ है। भारत ओन भी करता है, सारा कुछ है। इसके बावजूद जो है भारत के खिलाफ इस किस्म की बड़े पैमाने पर कोई जो वर्ल्ड है वो दुनिया जो है वो उस लेवल पर नहीं बोलती जिस तरह बोलना चाहिए। लेकिन ये जो स्टोरी है, मेरा ये ख्याल है कि इसमें हमारे लिए भी कुछ सबक होना चाहिए, या है कि अगर पाकिस्तान के शहरी जिस तरह भी हों, कोई किसी किस्म की एक्टिविटी में मुलविस हों, पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन कोई दूसरे मुल्क के लोग स्लीपर सेल्स के ज़रिए यहाँ पे कार्रवाई करें, तो इस हवाले से पाकिस्तान को भी अपनी सिक्योरिटी मजबूत जो है वो बनाने की ज़रूरत है, ताकि इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो रोकी जा सके। चाहे जाए कि लाहौर से सियालकोट, आज़ाद कश्मीर में या कराची में ख़ास पिन पॉइंट करके, टारगेट करके एक एक जो है वो ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। और ये एक दिन पर मुहित नहीं है, पिछले 3-4 सालों में हर 3-4 महीने 5 माह के बाद ये जो है कार्रवाइयाँ जो है वो होती रही हैं, रिपोर्ट भी होती रही हैं। तो इसमें लेसन यही है कि भारत के एंड पे तो ठीक है, वो इकोनॉमिकली भारत जो है वो मजबूत है, फिर दुनिया उस एंगल से उसको देखती है, हमें डिफरेंट एंगल से देखती है। पाकिस्तान जो है वो इससे कबल भी कुलभूषण यादव के मामले में, इसके अलावा भी जो माजी में कुछ डोजियर्स भी जाते रहे और पाकिस्तान सबूत भी पेश करता रहा, बताता रहा वर्ल्ड को कि भारत यहाँ ये जो कार्रवाइयाँ जो है गैर कानूनी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि सिक्योरिटी अपनी जो बेहतर बनाना, अपने अंदर जो है वो नज़र रखना, देखना कि कोई दुश्मन मुल्क अंदर आके कोई ऐसी कार्रवाई, बेशक किसी थर्ड जो है वो किसी उजरती जो कातिल से जो है वो कार्रवाई करवा रहा हो, उसको रोकना और उसको कहीं ना कहीं जो है वो पिन पॉइंट करना और लॉजिकल एंड तक पहुंचाना ये ज़रूरी है, ताकि सिक्योर रहे, हमारा अपना मुल्क जो है वो सिक्योर रहे। लेकिन साकिब, ये जो 20 अफराद
की बात सामने आई है इस रिपोर्ट में, इस हवाले से क्या डिटेल्स आई हैं? ये कौन लोग थे और किस तरीके से इनको कत्ल किया गया, किस एजेंडे के तहत इनको कत्ल किया गया? एक तो जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि जो पुलवामा का हमला था, उस हमले के बाद जो भारत है उसने कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा की कि आइंदा से इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो रोकने के लिए वो टारगेटेड कार्रवाइयाँ करे। मोदी सरकार, मोदी जो है वो उनका ऑफिस जो है वो कंट्रोल कर रहा था इस सारे प्रोजेक्ट को, तो फिर टारगेटेड कार्रवाइयाँ जो है वो की गई। ये इस स्टोरी में जो है वो कहा जा रहा है, और उस टारगेटेड कार्रवाइयों में फिर जो दावा किया जा रहा है कि वो लोग थे या हो सकते थे कि जो उस साइड पे कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई में मुलविस हो सकते थे या माजी में किसी ना किसी कार्रवाई में मुलविस रहे हैं, जिनको जो है वो ढूंढ के, उनका पीछा करके, उनका डाटा निकाल के कहीं उनको जो है वो टारगेट जो है वो किया गया है। ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ज़ाहिर है किस तरह का किरदार अदा करने की ज़रूरत है इस मामले को देखते हुए, क्योंकि ये कोई मामूली बात तो नहीं है कि 20 अफराद कत्ल कर दिए जाते हैं? यकीनन मामूली बात नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, आई ओपनर मैंने इसलिए कहा था कि आई ओपनर है हमारे लिए ये, कि इस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, और कुलभूषण के पकड़े जाने के बावजूद लग ये रहा है कि वो जो स्लीपर सेल थे, जो भी थे, उसने जो नेटवर्क बनाया था वो हम पूरी तरह तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। वरना ये कैसे पॉसिबल है कि आप किसी भी पुलवामा में हो हमले में मुलव्वस, किसी और हमले में मुलव्वस को बंदा जो है उसकी आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रेस करना, ट्रेस करके फिर उस तक पहुंचना, लोकल एसेट्स के ज़रिए उनको एग्जीक्यूट करना। मेरा नहीं ख्याल को क्रॉस बॉर्डर कोई उधर से आया होगा छुप के और करके चला गया होगा, ये पॉसिबल नहीं है। हमारी सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और अदरवाइज इंटरनेट सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इस मामले में, लेकिन ये यकीनन कोई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिस तरह कुलभूषण का हमने किया था, हमें उस तरह का एक और सीरियस ऑपरेशन की ज़रूरत है ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें, उन स्लीपर सेल्स को, उन लोगों को, उन एसेट्स को, ताकि हम इस किस्म के काम रोक सके पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आज क्या सवालात लेकर आए हैं आप नाजरीन के लिए? शुक्रिया रामीन। खान साहब ने पीटीआई के लिए 5 फोकल पर्सन्स का ऐलान किया है और उसमें शेर अफजल मरवत का नाम नहीं है जी। ज़रूरी सवाल ये नहीं है कि शेर अफजल मरवत का नाम क्यों नहीं है, ज़रूरी सवाल ये है कि फोकल पर्सन तो सिर्फ एक होता है, आपने 5-5 बनाए हैं, तो क्या कोई ऐसा फोकल पर्सन भी होगा जो इन 5 फोकल पर्सन्स में कोऑर्डिनेशन करेगा? ये ज़रूरी सवाल है आज का। सही। आज का गैर ज़रूरी सवाल, शेख रशीद साहब ने फरमाया है कि उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली है। अच्छा। साथ ही कहा है कि मौजूदा हालात में खामोशी बड़ी अहम है। मौजूदा हालात में खामोशी बड़ी अहम है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि ये जो शेख रशीद साहब इशारा कर रहे हैं हालात का जिसमें खामोशी बहुत ज़रूरी है, ये कौन से हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। फीडबैक दीजिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।